हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी लोग को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सरस्वती पूजा। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया होगा। सुबह में बहुत अच्छे से इनकी पूजा वगैरह किया होगा और हर जगह इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, और जो पूजाज होते हैं वो अच्छे से करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। सब आज है 14 तारीख, 14 फरवरी 2024। सबसे पहला न्यूज आपके सामने ये रहा। यहाँ पे 200 बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। उसी को लेकर के यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे मनाया गया है। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, ये कौन थे? ये एक फिलोसोफर थे। ठीक है, एक फिलोसोफर थे, एक सामाजिक नेता थे, हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक थे। तो देख सकते हैं आर्य समाज के फाउंडर भी थे, ये ध्यान रखिएगा। और एक तरह से ये क्या थे? रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के रिफॉर्म मूवमेंट भी थे, संस्थापक भी थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और इसके साथ साथ वे 1876 में भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इन्होंने पहली बार यहाँ पे स्वराज का जो आह्वान किया था, पहली बार इन्होंने जो कॉल किया था, इंडिया फॉर इंडियंस, ये जो बात इनके द्वारा, ये बात जो बोली गई थी वो इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार बोली गई थी 1876 के में, कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है और यहाँ से भारत छोड़ो, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये बात इनके द्वारा बोली गई थी। तो स्वराज को लेकर के मांग की गई थी इनके द्वारा पहली बार, इंडिया की, भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। और 1876 में बेसिकली इनके द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक मूर्ति पूजा कर्मकांड की निंदा भी करते थे। उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी काम किया था। तो जो वैदिक आइडियोलॉजीज थी उनको ये रिवाइव करना चाहते थे। और जो भी यहाँ पे कर्मकांड होता था या फिर जो मूर्ति पूजा की जाती थी उसको ये निंदा भी करते थे। तो एक तरह से ये भारतीय दार्शनिक थे, ये ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी। और एक सामाजिक नेता थे, सोशल लीडर थे, ये ध्यान रखिएगा। और संस्थापक थे आपके आर्य समाज के। तो हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक भी थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पेटीएम के बारे में आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो आपका बंद होने वाला है 25 फरवरी से। पेटीएम ने अपना ब्रांड ही चेंज कर दिया और पाई प्लेटफॉर्म के नाम से अपने ब्रांड को लॉन्च कर दिया है। तो रीब्रांड कर दिया है, अपने पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। और बिटसिला को इसने क्या कर दिया? एक्वायर कर लिया। बिटसिला क्या है? बिटसिला एक सेलर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक सेलर प्लेटफॉर्म है, डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसको इसने क्या कर दिया है? अधिग्रहण कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो ई कॉमर्स ने कॉर्पोरेट पहचान में बदलाव को चिन्हित करने और ऑनलाइन रिटेल में एक बड़ा पैर जमाने के लिए खुद को पे प्लेटफॉर्म के रूप में पुनः ब्रांडेड कर दिया। तो अपना नाम ये चेंज कर दिया है पेटीएम, और ये नाम चेंज करके पाई प्लेटफॉर्म के नाम से ये इन्होंने अपने नाम को चेंज कर दिया है। जो पाई प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से बिटसिला को अधिग्रहण कर दिया है। बिटसिला क्या है? एक की सेलर प्लेटफॉर्म है। किस क्षेत्र में? डिजिटल कॉमर्स क्षेत्र में, ओएनडीसी के क्षेत्र में। तो उसी से लेकर रिलेटेड ये न्यूज़ है। प्रमुख विक्रेता प्लेटफॉर्म बिटसिला का अधिग्रहण यहाँ पे कर दिया गया है। एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यहाँ पे ये इससे रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है, ये एलिवेशन कैपिटल जो था सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर था, किसमें? पेटीएम में था सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर, जो अभी भी अपने पोजीशन को मेंटेन रखा है इस पाई प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज के डेट में पाई प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है वो किसके पास है? वो एलिवेशन कैपिटल के पास है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहल यहाँ पे रखी गई है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और जो उड़ीसा में स्टार्टअप्स को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे 100 उड़ीसा स्टार्टअप्स को लेकर के यहाँ पे इग्नाइट किया जा रहा है, स्टेप लिया जा रहा है। भुवनेश्वर में ये बात कही जा रही है। तो IREDA और IIT भुवनेश्वर के द्वारा एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। किसको लेकर के? क्लीन एनर्जी इनोवेशन को लेकर के। क्लीन एनर्जी इनोवेशन को लेकर के यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दे सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो MOU साइन हुआ है
वो नवीकरणीय से एनर्जी के सेक्टर में किस तरह से स्टार्टअप्स यहाँ पे क्रिएट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रिसर्च कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे नवाचार कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र पर सहयोग कर सके, उसको लेकर के यहाँ पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साझेदारी यहाँ पे आप देख सकते हैं IRDA के अधिकारियों के संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पहल की सुविधा यहाँ पे प्रदान करता है। एक तरह से ये क्या है, IREDA बताइएगा मुझे कौन सा है इसका फुल फॉर्म, मुझे बताइएगा, देखते कितने लोग को पता है। ठीक है, IREDA का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो IREDA क्या है, एक तरह से क्या है, वो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है जो बेसिकली रिसर्च सेक्टर्स में अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ट्रांसफर करता है और एक तरह से कैपेसिटी को बिल्डिंग करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं ताकि दोनों मिल करके रिसर्च सेक्टर को और एक्सपेंड कर सके और एक तरह से स्टार्टअप यानी नई कंपनी का इकोसिस्टम को क्रिएट कर सके। किस क्षेत्र में, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसको ध्यान रखिएगा। जो समझौता ज्ञापन यहाँ पे साइन हुआ है वो किसके सामने हुआ है, ये यूनियन मिनिस्टर के सामने हुआ है। कौन से, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में ये समझौता ज्ञापन जो है वो आपका हस्ताक्षर हुआ है। किस क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी के इनोवेशन के लिए यानी स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए ये आपका हस्ताक्षर हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। IREDA के बारे में मुझे बताइएगा ये क्या है, बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को, देखते कितने लोग इसके बारे में बता पाते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ है ये कमांड से रिलेटेड है। तो नेवी के जो चीफ है, नौसेना के जो चीफ है, उनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किस चीज़ का किया गया है, यहाँ पे रडार और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। रडार एंड सर्विलेंस सिस्टम का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है ताकि समुद्र के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम रिसर्च कर सके, हम एक तरह से क्या कर सके, जो अंडर वाटर जो हार्बर डिफेंस है उसको हम लोग उसके ऊपर हम लोग वर्क कर सके। एक तरह से क्या है, जो आर हरि कुमार है, जो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है, उन्होंने कम दृश्यता की स्थिति में यानी जब विजिबिलिटी एकदम कम हो तो रडार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम लो विजिबिलिटी कंडीशन में विमान की सटीक लैंडिंग के लिए INS उत्कर्ष में एक प्रेसिजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है। प्रिसाइजली देख सकते हैं, जब विजिबिलिटी बहुत कम हो उस केस में क्या होगा कि एयरक्राफ्ट को लैंड करना है INS उत्कर्ष में, उसके लिए ये रडार यहाँ पे प्रिसीजन अप्रोच रडार का यहाँ पे उद्घाटन किया गया ताकि आराम से वो एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर सके लो विजिबिलिटी कंडीशन में। किसके ऊपर, उत्कर्ष के ऊपर, इंडियन नेवल शिप उत्कर्ष के ऊपर। उन्होंने ये भी उद्घाटन किया है अंडर वाटर हार्बर डिफेंस के लिए एक सर्विलियंस सिस्टम को लेकर के एक नेवल जेट्टी पोर्ट ब्लेयर में, ताकि हम क्या कर सके, अंडर वाटर जो भी अगर कोई डिफेंस करना हो किसी के साथ, है ना, तो उस केस में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। किस चीज़ को लेकर के, ये है आपका नेवल जेट्टी में, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलेंस सिस्टम, यानी हम एक तरह से प्रशिक्षण कर सके अंडर वाटर में, वो यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ये IUHDSS जो है एक तरह से क्या बढ़ाएगा, एक पानी के अंदर जो सुरक्षा है उसको ये एक्सपेंड करेगा और एक निगरानी बढ़ाएगा। उसी को लेकर के ये बेसिकली इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया नेवल जेट्टी में। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है ये, अंडमान एंड निकोबार। मैप से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान आइलैंड है, ये निकोबार आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान, लो अंडमान, सेंटिनल आइलैंड, कल पढ़ाया था ना इसके बारे में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो कि बैंड है। यहीं पे पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया है। ये आपका बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल यहाँ पे इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट टोटल 3 है। यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन किया गया था और ये 8,249 किलोमीटर में यहाँ फैला हुआ है। चलिए मुझे बताइएगा यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम मुझे बताइएगा, उस एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है, देखते कितने लोग को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोग को। भारत में इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, वो उसका नाम क्या है वो मुझे बताइएगा, यहीं पे है।
अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पुनर्गठन यहाँ पे किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे झबुआ में, झबुआ जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका यहाँ पे अनावरण किया है। कितने करोड़ रुपए का? 7300 करोड़ रुपए का यहाँ पे परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। एक नींव रखी गई है प्रोजेक्ट्स की, कहाँ पे? ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, है ना। एक तरह से जो आदिवासी आबादी है और जो बुनियादी ढांचे को लाभ पहुंचाने के लिए 7300 करोड़ रुपए का यहाँ पे परियोजनाओं को समर्पित और आधारशिला यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक किस्त यहाँ पे वितरित की जाएगी। देख सकते हैं 2 लाख वुमेन को यहाँ पे आहार अनुदान के तहत मासिक किस्त भी दी जाएगी। इसके साथ साथ 1.75 लाख लाभार्थियों को भूमि अधिकार यहाँ पे वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ 559 गाँव के लिए धन हस्तांतरित किए जाएंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। देख सकते हैं कितने सारे स्टेप्स यहाँ पे झबुआ में दिया जाए। झबुआ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 7300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे सीएम है उनके द्वारा राइज स्कूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएम राइज स्कूल और विभिन्न जल आपूर्ति, रेल और सड़क परियोजनाओं का भी यहाँ पे शुभारंभ किया जा रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कल एक न्यूज़ पढ़ा था, हरियाणा में 5 गाँवों को, 5 विलेजेस है, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट्स को बताइएगा मुझे वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उसको डेवलप किया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल पे। वाटर सप्लाई सिस्टम वहाँ पे बढ़ाई जा रही है, सीवेज सिस्टम उसको सही किया जा रहा है। ये मुझे बताइएगा कि वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से जो हरियाणा में वो जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, देखते कितने लोग को इसके बारे में पता है और कितने करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे बात करूँ तो बात यहाँ पे कही जा रही है, थोड़ा सा जूम करता हूँ तो अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। देखिए झबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात कही जा रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झबुआ, रतलाम के पास आप देख सकते हैं, उज्जैन, इंदौर, धर, अलीराजपुर के पास ये आपको झबुआ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। यहीं पे इसको डेवलप किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश के साथ टच कर रहा है, राजस्थान के साथ टच कर रहा है, बाउंड्री गुजरात के साथ टच कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ ये बाउंड्री टच कर रहा है। इसका कैपिटल यहाँ पे आप भोपाल देख सकते हैं, एक लार्जेस्ट स्टेट आप देख सकते हैं भारत का, और ये एक सेंट्रल स्टेट है। भोपाल जो है वो यहाँ का राजधानी है। 55 टोटल डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। फ्लावर की बात करूँ तो लिली है और इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यहाँ पे हाईकोर्ट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो यहाँ पे आपका अशोकनगर है, गुना है, शिवपुर है, मुरैना है। ठीक है, ये सारे आपके, ग्वालियर है, दतिया है, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट जगह है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे कुन्नू नेशनल पार्क है। कुन्नू नेशनल पार्क यहीं पे है। कुन्नू नेशनल पार्क में क्या हुआ था बताइएगा मुझे। कुन्नू नेशनल पार्क हाईलाइटेड क्यों रहता है वो मुझे बताइएगा। ये न्यूज़ जो है वो आपकी केंडू लीफ से है, केंडू लीव्स वर्कर्स के लिए है। यहाँ पे उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। केंदुल पत्ता, यहाँ पे श्रमिकों को यहाँ पे सहायता, वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 150 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता का पैकेज जो है वो 9 लाख केंदू लीफ को यहाँ पे दिया जाने के लिए ये घोषणा यहाँ पे की गई है। केंदू, अगर मैं बात करूँ, केंदू पत्ता तोड़ने वालों की 50% बोनस मिलेगा। ठीक है, 50% यहाँ पे बोनस मिलेगा। एक तरह से पिछले साल से दोगुना है ये राशि और सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, याद आ रहा है, ये सारे डीबीटी के ही आपके पॉइंट्स है जो कि आपके आंसर्स में लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आएंगे मेंस आंसर राइटिंग में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अभी आप देख सकते हैं झारखंड के चंपई सोरेन के द्वारा भी पहली किस्त यानी अब्बू आवास योजना में दी गई है 30,000 रुपये की, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी गई है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जब आपके पास अगर कोई भी न्यूज़ आता है या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड, तो ये सारे आप आंसर में अपने मेंशन कर सकते हैं। तो इस सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझते हुए चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा।
केंदू लीफ वर्कर्स कहाँ ना काम करते हैं, उड़ीसा में काम करते हैं, और 50% ज़्यादा इस बार इनको मिलने वाला है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो बाइंडरों और अस्थायी श्रमिकों को 10% प्रोत्साहन मिलेगा। जो बाइंड करते हैं और जो अस्थायी वर्कर होते हैं उनको 10% का हाइक देखने को मिलेगा, और जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं उनको एक तरह से अधिक यहाँ पे अस्थायी श्रमिकों को अतिरिक्त महीने का काम और एक सामाजिक सुरक्षा भी का भी लाभ मिलेगा। तो केंदू लीफ वाले लोगों को देख सकते हैं, ये केंदू लीफ है जो इसको बाइंड करके एक जगह रख रहे हैं, उनको भी यहाँ पे एक तरह से क्या मिलेगा, 10% का इंसेंटिव मिलेगा। यानी पिछले जो जितना भी उनको उनको वेतन मिलता है उसका 10% जोड़ करके उनको और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हर लोगों के लिए यहाँ पे एक वित्तीय सहायता यहाँ पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे प्रदान की जा रही है। टोटल कितने रुपए खर्च होंगे, 150 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में यहाँ पे 9 लाख केंदू लीफ प्लकर्स जो है उनको यहाँ पे दिया जाएगा, जो पत्ता तोड़ने वाले होते हैं उनको दिया जाएगा। उड़ीसा यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड को टच करता है, वेस्ट बंगाल को टच करता है, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका भुवनेश्वर कैपिटल है। पूरी यहाँ पे काफ़ी जगन्नाथ पुरी काफ़ी फेमस है। यहीं पे आपका, चलिए यहाँ पे एक मुझे बताइएगा लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ से DRDO के द्वारा सारे टेस्ट फायर किए जाते हैं, उसका नाम क्या है देखते बताते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ का कैपिटल है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री, इंडियन रोलर यहाँ का बर्ड है, 30 जिला है, फ्लावर स्टेट फ्लावर अशोका है। यहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट 11वीं सेंचुरी से लिंगराज टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिंदु सागर लेक जो है वो यहाँ पे काफ़ी पवित्र है। तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। अब तो याद होगा, इतनी बार हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क का नाम बताइएगा। ठीक है, कौन कौन सा नेशनल पार्क है उसका नाम बताइएगा। राष्ट्रीय उद्यान। अगला न्यूज़ जो है ये न्यूज़ ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, और इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नए नए स्टेप्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये जो स्टेप है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी की एक ट्रांस वुमेन है। ट्रांस वुमेन जो है उनको पहली TT के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ज्वाइन की है। तो सिंधु गणपति नाम क्या इनका, सिंधु गणपति, तमिल की पहली ट्रांस ट्रेन टिकट एग्जामिनर आप देख सकते हैं। ट्रांस ट्रेन टिकट परीक्षक सिंधु गणपति शिक्षा और दृढ़ता के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य की आशा रखती है। आप देख सकते हैं एजुकेशन और परसिवरेंस के माध्यम से एक ब्राइटर फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनको यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला सॉदर्न रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से, और एक तरह से उनको मोटिवेट किया गया कि वो अपने काम को और अच्छे से उत्कृष्ट कर सके और अच्छे से उसको उसमें एक्सपर्ट हो सके, और उसी का परिणाम आज के डेट में देख सकते हैं, ये एक TT के रूप में यहाँ पे बनी है ट्रांस वुमेन। अभी आप दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर लोगों को फ्री बस यात्रा यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया गया, आप देखे होंगे। ठीक है, अच्छा बिहार में एक जगह पूरी तरह से अलॉट किया गया है ट्रांसजेंडर लोग के लिए, वहाँ पे उनको वहाँ पे सारा केयर मिलता है। उस जगह का नाम बताना है। ठीक है, उस जगह का नाम बताना है, देखते हैं उस निवास का नाम बताना है जिस जगह पे इन लोग को रखा जाता है सरकार की तरफ से, और वहाँ पर उनको सारी सहायता प्रदान की जाती है। ये जगह पटना में है, मैं आपको बता दूं। आप लोग इसका आंसर दीजिए उसका नाम क्या है। अभी नोएडा में भी 2 साल पहले एक पूरा जो मेट्रो स्टेशन है वो पूरा मेट्रो स्टेशन डेडिकेट कर दिया है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। तो उसमें जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उस स्टेशन में वो सिर्फ ट्रांसजेंडर लोग ही हैं। तो देख सकते हैं एक तरह से हमारे देश में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। इनके दुर्घटना में एक हाथ में चोट लगने के बावजूद भी सिंधु ने गैर तकनीकी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, यानी नॉन टेक्निकल रोल यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है निभाना। इनके हाथ में चोट लगने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा पहल देख सकते हैं, इनके तरफ से भी मेहनत बहुत ज़्यादा की जा रही है, और उसी का पहल यहाँ पे एक TT के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ की है ये, थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूँ। ये तमिलनाडु का मैप है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और तमिलनाडु में यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे है, बेसिकली यहीं से ये बिलोंग करती है। इनका नाम जो है सिंधु गणपति है, याद रखिएगा सिंधु गणपति यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु से बिलोंग करती है, केरला राज्य को टच करता है, कर्नाटका टच करता है, आंध्र प्रदेश टच करता है, ये तमिलनाडु का राज्य, और ये एक साउथ इंडियन स्टेट है। ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट है, कैपिटल चेन्नई है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है।
तमिल भाषा यहाँ बोली जाती है। ग्लोरिस है, लिली यहाँ की राज्य फूल है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और मद्रास हाई कोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इतिहास में आप लोगों ने तंजावुर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, मदुरई के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ईरोड भी आप देख सकते हैं। ये उदागमंडलम पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पे आकर के मिलती है, उदागमंडलम, जिसको ऊटी भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। नीलगिरी हिल्स यहीं पे है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन पीसीएस लेवल पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चेन्नई यहाँ पे कैपिटल है। यहाँ पे एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे अलेक्जेंडर स्टब, यहाँ पे फिनलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे नामित हो गए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करते थे एक्स प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब, जो अब फिनलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे चुने गए हैं। यहाँ पे इनको जो वोट मिला है वो 51.6% यहाँ पे वोट मिला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, और ये अब यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। जबकि इनके जो राइवल थे, ठीक है, इनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनको 48.4% वोट हासिल करने के बाद उनको हार मिली है, जो बेसिकली पेक्का हवेस्टो थे, जो ग्रीन पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा एक तरह से स्टब ने रूस पर सख्त रुख अपनाया था और नाटो में फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन भी किया था। अभी रिसेंट में फिनलैंड जो है वो नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, और उसमें यहाँ पे स्टब के द्वारा यहाँ पे एक समर्थन दिया गया था फिनलैंड को इसके मेंबरशिप बनने को लेकर के, जो ऑफिशियली जो है अप्रैल 2022 में ज्वाइन हुआ था नाटो में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, फिनलैंड नाटो ज्वाइन किया है 2022 में, और यहाँ पे फिनलैंड के तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था फिनलैंड मेंबरशिप इन नाटो में। तो एक तरह से देख सकते हैं इन्हीं के वजह से जो फिनलैंड है वो आपका नाटो का मेंबर बना है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड आप देख सकते हैं यहाँ स्वीडन के बगल में, आप देख सकते हैं नॉर्वे आपको ऊपर देखने को मिलेगा, रसिया आपको इधर देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ बॉटनिया है यहाँ पे, ये ध्यान रख सकते हैं। बाल्टिक सी आपको देखने को मिलेगा, लेजोस्टो ओज़ेरो यहाँ देख सकते हैं। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हेलसिंकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, फिनलैंड, ये ध्यान रखिएगा। फिनलैंड जो है नॉर्थ यूरोपियन राष्ट्र है, जो स्वीडन, नॉर्वे और रसिया के साथ बॉर्डर करता है। इसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी, यहाँ के इसकी कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। 18 सेंचुरी में ये एक तरह से क्या था, सोमालियन लोगों का यहाँ घर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज जो है वो फिनिश बोली जाती है, स्वीडिश बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर पेट्री ऑर्पो है यहाँ के, प्राइम मिनिस्टर पेट्री ऑर्पो, और प्रेसिडेंट कौन हो गए? अलेक्जेंडर स्टब, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैरेंट सी देख सकते हैं ऊपर में, रसिया के ऊपर है, यूरोपियन नेशन है, नॉर्थ यूरोपियन नेशन। ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ आपका जो है वो बेसिकली रिलेटेड है ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ट्रिनिडाड एंड टोबैको कंट्री है, ये नाम सुना है कभी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल यहाँ पे पूरी तरह से स्पिल आउट हो गया है, और यहाँ पे एक तरह से नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया है। देख सकते हैं किस तरह से तेल पूरी तरह से यहाँ पे रिसाव हो गया है, और एक तरह से यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है त्रिनिदाद और टोबैको के तटीय क्षेत्र पर। ठीक है, तो लगभग 1 किलोमीटर का यहाँ पे जो 15 किलोमीटर तक का समुद्र जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, और एक बड़ा तेल का रिसाव यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, रिसाव को प्रधानमंत्री कीथ रोवल द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो रिसाव हुआ है उसके वजह से जो यहाँ पे कीथ रोवल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा यहाँ नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, रिसाव के लिए जिम्मेदार पलटे हुए जहाज की उत्पत्ति अज्ञात है। तो ओवरटर्न हो गया था वेसल, जिसके वजह से जो रिसाव यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे अधिकारी फैलाव को नियंत्रित करने और आगे फैलने से रोकने के लिए बूम और होताकरों का उपयोग कर रहे हैं। तो बूम्स और डाइवर्स का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा और ना फैल सके। ठीक है, उसको रोकने के लिए, और यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। त्रिनिडाड एंड टोबैको कहाँ है ये देख सकते हैं, कैरिबियन सी में आपको ये देखने को मिलेगा। कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये त्रिनिडाड एंड टोबैको वाला आप देख सकते हैं रीजन है। यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन ये है जो यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, एक कैरिबियन नेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। वेनेजुएला देश के पास में आप देख सकते हैं सरपेंट माउथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोबैको स्मॉलर आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये साउथ अमेरिका का ये एक हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर कीथ रोवेल्लो है यहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है, और यहीं पे इसको घोषित किया गया है
नेशनल इमरजेंसी। याद रखिएगा, त्रिनिदाद एंड टोबैको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे इसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तेल रिसाव की वजह से 15 किलोमीटर तक ये तेल फैल गया है वेसल के अपटर्न होने की वजह से, पलट जाने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे गल्फ ऑफ पैरिया भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। अगला यहाँ पे न्यूज़ है अपार स्कीम इनिशिएटिव। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अपार पहल की शुरुआत की गई है कहाँ पे? रिमोट विलेजेस में। तो अपार क्या है? अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अपार एक डिजिटल स्टोरेज है जहाँ छात्र अपने शैक्षणिक क्रेडिट और व्यक्तिगत जानकारी को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। अपार क्या है? एक डिजिटल स्टोरेज है जहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने एकेडमिक क्रेडिट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं। एक तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है इसको। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आसान प्रवेश और क्रेडिट संस्थान को सक्षम बनाते हैं, जिसमें भौतिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल सर्टिफिकेट्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। एक तरह से देख सकते हैं कोई भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स को रखने के लिए पूरी तरह से उससे आप मुक्त हो जाते हैं। भौतिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता यहाँ पे जरूरत नहीं होती और सारी की सारी सुविधा जो होती है वो आपकी ईजी एडमिशन और क्रेडिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हो जाती है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। उसी से रिलेटेड याद रखिएगा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बताइएगा मुझे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है यहाँ दीपिका पादुकोण से रिलेटेड है। दीपिका पादुकोण अभी रिसेंट में एक तरह से उनको ऑनर दिया गया है कहाँ पे? बैफ्टा अवार्ड में। बैफ्टा अवार्ड में सम्मान यहाँ पे प्रदान किया गया अपकमिंग बैफ्टा फिल्म अवार्ड को लेकर के। एक स्टार स्टडेड लिस्ट ऑफ प्रेजेंटर के रूप में इनको कैटे ब्लैंचेट, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पादुकोण, कैट ब्लैंचेट, इंद्रसी एल्बा और एम्बा कॉरिन सहित प्रस्तुतकर्ताओं की स्टार स्टडेड सूची में शामिल हो गई है। बैफ्टा फिल्म अवार्ड्स की मेज़बानी जो है वो डेविड टेनेंट द्वारा की जा रही है। डेविड टेनेंट के द्वारा इसको की जा रही है और ये कहाँ पे हो रहा है? ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। एक तरह से ये लीडिंग आर्ट चैरिटी है। बैफ्टा जो है लीडिंग आर्ट चैरिटी है जो सपोर्ट करता है क्रिएटिव टैलेंट को यूके में और विश्व भर में। अंतर्राष्ट्रीय और यूके स्तर पर इसको क्या किया जाता है? समर्थन प्रदान किया जाता है और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे सम्मान प्रदान यहाँ पे बैफ्टा अवार्ड्स को लेकर के दीपिका पादुकोण को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये पुरस्कार प्रदान करेगी आगामी बैफ्टा फिल्म अवार्ड में, ये ध्यान रखिएगा। एम्स से रिलेटेड न्यूज़ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें क्या बोला गया है? स्मार्ट पेमेंट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया जा सके। सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन हो वो वाइट मनी के बेसिस हो, सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो हो वो गवर्नमेंट के नज़र के अंतर्गत हो। तो एम्स ने एसबीआई के साथ टाई अप किया है और एक पेमेंट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर के। एम्स नई दिल्ली की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये कार्ड जो होगा, ये कार्ड जारी किया जाएगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसको पेशेंट के यूनिक यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हॉस्पिटल का जो मरीज के विशिष्ट अस्पताल पहचान संख्या होगी उसके साथ इसको लिंक किया जाएगा और एक तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये कार्ड का क्या लक्ष्य है? ये कार्ड का उद्देश्य क्या है कि एक बहुत आसान तरीके से, आसानी से और सुरक्षा प्रदान करना है पेशेंट्स को और उनके केयर टेकर्स को, ताकि जो कैश को लेकर के वो कैरी करते हैं हॉस्पिटल में उसकी झंझट खत्म हो जाए, एक नकदी ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। इसी कार्ड से ही सारा चीज़ उनका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एसबीआई के साथ ये टाई अप किया है, ये ध्यान रखिएगा। इस कार्ड को इशू करने में कोई भी अमाउंट नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सभी पेशेंट के लिए, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं दिल्ली में, यहाँ पे आप पूरी तरह से यहाँ पे किसान आंदोलन आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ। यहाँ पे दिल्ली में 144 धारा लागू कर दी गई है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, दिल्ली चलो नारे के साथ शुरू हुआ है किसानों का विरोध मार्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे 144 धारा लग चुकी है, ठीक है। उन्हें रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा सीमा पर कई स्थानों पर वाटर कैनन सहित दंगा नियंत्रित वाहन तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन के साथ दंगा रहित यहाँ पे सारे किए गए राइट कंट्रोल व्हीकल। दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे डिमांड रखता है एक लीगल गारंटी दी जा सके एमएसपी को लेकर के, किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफ़ी को लेकर के, किसानों के लिए पेंशन, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को लागू करने के लिए ये यहाँ पे
2020 के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिमांड है लीगल गारंटी का एमएसपी को लेकर के सभी क्रॉप्स पे, यह पूरा पूरा कर्ज माफ को लेकर के, तो ये उसी चीज़ को लेकर के, ये बेसिकली पेंशन देने को लेकर के ये आपका प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली चलो स्लोगन के साथ। और ये प्रोटेस्ट यहाँ पे पंजाब हरियाणा बॉर्डर तरफ से, यूपी के बॉर्डर तरफ से, सब जगह से दिल्ली किसान आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अभी फिलहाल 144 धारा लगी हुई है दिल्ली में, ये ध्यान रखिए। चलिए मुझे बताइएगा 144 धारा क्या कहता है, 144 धारा क्या डिपिक्ट करता है वो मुझे बताइएगा। मोदी जी यहाँ पे दुबई में है और दुबई में इनके द्वारा एक इवेंट में यहाँ पे लोगों को रिस्पांस दिया जा रहा है। अबू धाबी में है, ठीक है। तो पीएम मोदी के अहलान मोदी कार्यक्रम को अबू धाबी में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। यह अहलान मोदी इवेंट जो है, अब अबू धाबी में पीएम मोदी के अहलान मोदी कार्यक्रम को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। कहाँ पे ये हो रहा था? ये हो रहा था जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में, जो पूरी तरह से भरा हुआ था। मोदी ने सभी इंडिया के लोगों को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत संबंध करने को लेकर के प्रकाश डाला है और भारतीय प्रवासियों को यहाँ पे इनके द्वारा संबोधन भी किया है। एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने को लेकर के इनके द्वारा बात कही गई है भारत और यूएई के बीच के लोगों को। और यहाँ पे इनके द्वारा रुपए कार्ड भी लॉन्च किया गया है, रुपए कार्ड यूएई में लॉन्च कर दिया गया है। चलिए मुझे बताइएगा अभी यूपीआई और रुपए कार्ड रिसेंट में यूएई के पहले और किन देशों में इसको लॉन्च किया गया है, ये मुझे बताइएगा। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। एक तरह से ये क्या होगा, एक तरह से वित्तीय जो ट्रांजैक्शन होगा, जो वित्तीय लेन देन होगा, उसकी सुविधा यहाँ पे भारतीय प्रवासियों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये इवेंट यहाँ पे इंडियन कल्चर और क्विसिन को दर्शाता है, भारत की संस्कृति और व्यंजनों का यहाँ पे प्रदर्शन करता है। ये कार्यक्रम ये उसी से रिलेटेड है। मोदी जी अभी अबू धाबी में है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है। ये जो जगह है, ये जगह को अभी यहाँ पे हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसका नाम क्या है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया गया है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे? उड़ीसा का चौथा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तरह से क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों सहित 608 पशु प्रजातियों की एक प्रभावशाली विविधता का ये क्या करता है? दावा करता है। 608 यहाँ पे फॉनल स्पेसिस है, उनको क्या करता है? उनको ये डाइवर्स करता है, उनको एक थ्रेटेंड स्पेसिस जो है, बेसिकली इसके अंदर में थ्रेटेंड स्पेसिस भी हैं, जो इंडेंजर्ड स्पेसिस भी हैं, उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में जयपुर वन विभाग के धोंद्रखोल आरक्षित वन में स्थित है। तो ये देख सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट जो है वह जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन में देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। इसका प्रेजेंस जो है यहाँ पे लाइमस्टोन कैप्स भी आप देख सकते हैं। चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति जंगल के पारिस्थितिक महत्व में योगदान देने वाली लगभग संकटग्रस्त चमगादड़ प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है। देख सकते हैं ये प्रेजेंस है यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स का, जहाँ जो एक तरह से रहने का जगह है किनके लिए? जो बैट के स्पेसिस है, चमगादड़ के प्रजाति है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उनके रहने के लिए। और एक तरह से उनको, उन प्रजातियों को संकटग्रस्त से बचाने के लिए ये गुफा जो है चूना पत्थर का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए ये हेरिटेज साइट के रूप में इनको नामित किया गया है, ठीक है। हेरिटेज साइट कहाँ पे? ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक सेकेंड, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट यहाँ बात कही जा रही है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, दिख रहा है आपको? ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है। नबरंगपुर रयावाड़ा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ ये बॉर्डर टच करता है, यहीं पे है ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आई होप ये सारे न्यूज़ आपको कवर हो गए होंगे। इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से रिवीजन आप लोग करते हुए चलिए और अच्छे से कवर करते हुए चलिए। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया यूएई में पहला हिंदू टेम्पल को, जिसका नाम है बैप्स मंदिर, BAPS मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। बायो चासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे उद्घाटन एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू आस्था है, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में भगवान स्वामी नारायण ने की थी और औपचारिक रूप से 1907 में शास्त्री जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था।
BAPS वेदों पर आधारित है और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवहारिक आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। एक तरह से ये वेदों के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है और ये फोकस क्या करता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसके ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। सोसाइटी में जो चैलेंजेस है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। एक तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगा, आध्यात्मिक विकास देखने को मिलेगा, सामुदायिक सेवा देखने को मिलेगा, वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये बेसिकली देना चाहता है। उसी को लेकर के ये मंदिर है, बैप्स मंदिर, याद रखिएगा। यूएई में पहला हिंदू टेम्पल यहाँ पर उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सारे न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर हुए होंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी डेली बेसिस का करंट अफेयर ज्वाइन कर सके और अपकमिंग एग्जाम्स में वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।